हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 8th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर स्टार्ट किया था इनसाइड द एटम, इसका ये लास्ट पार्ट होगा बच्चों लोग। और काफी सिंपल सा पार्ट होगा। अगर आपने पिछले 4 पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाओ पहले 4 पार्ट देख के आ जाओ बच्चों लोग। तो ये पार्ट आपको बहुत ज्यादा सिंपल जा सकता है। तो हमने ये चैप्टर में स्टार्ट किया था एटम से, अभी खत्म करेंगे अपन चलो आज आइसोटोप से। तो सबसे पहली बात है बच्चों लोग, आइसोटोप्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? तो किसी ने भी आपको आइसोटोप्स पूछ लिया तो सबसे पहले उसको एक डेफिनेशन देने का है। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? देखो कि एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो एक एग्जांपल ले लेंगे उसके लिए। एग्जांपल ले ले कार्बन। ठीक है, एक होता है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और उसका वजन होता है 12। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है बच्चों लोग, ये एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14। ठीक है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन तीनों का वजन क्या है? तीनों का मास नंबर क्या अलग है? इसका मास 12 है, इसका मास 13 है, इसका मास 14 है। समझ में आ गया? एक एग्जांपल बता देता तुमको। माँ बाप होते हैं, ठीक है, एक सपोज ये पेरेंट्स है, कार्बन बड़ा वाले, ये माँ बाप है। इनके 3 बच्चे, एक कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। ठीक है, ये तीनों भाई है। तो ये तीनों भाई है तो इसका मतलब ऐसा कंपलसरी कि तीनों का वजन सेम मांगता है ना। अगर सपोज ये तीनों भाई है तो तीनों भाई है तो ऐसा कंपलसरी है क्या तीनों का वजन सेम मांगता? ऐसा है क्या? नहीं। तो ये तीनों लोग हैं, तीनों का वजन क्या है? अलग अलग है, लेकिन इनके सबके माँ बाप सेम है। तो वैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? इसका भी 6, इसका भी 6 और उसका भी 6। सबका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। लेकिन इसका वजन कितना है? 12 है, इसका वजन 13 है, इसका वजन 14 है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आइसोटोप्स। ये क्या हो गया? आइसोटोप्स। वैसे हाइड्रोजन के मामले में भी है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन सबके 3 होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ कुछ के 2 ही होते हैं, किस किस का एक ही होता है। तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन इसका वजन 1 है, इसका वजन 2 है, इसका वजन 3 है। ठीक है, तो ये तीनों हो गए भाई भाई। समझ में आ गया? आइसोटोप्स का मतलब समझ में आ गया क्या है? आइसोटोप्स मतलब उसके फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स मतलब क्या हो गए? उसके फॉर्म हो गए। तो हर एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आपको आइसोटोप्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन बस आपको एक ही एलिमेंट नजर आएगा। आइसोटोप्स का मतलब आ गया एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे अपन बच्चे लोग? आइसोटोप्स। तो ये तीनों एक दूसरे के भाई भाई हो गए, भाई भाई मतलब आइसोटोप्स हो गए। समझ में आ गया बच्चे लोग आइसोटोप्स का मतलब क्या है? ओके, तो चलो अभी दूसरा अपन कंसेप्ट देख लेंगे, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। क्या आइसोटोप्स के यूजेस क्या क्या है? तो सबसे पहले देख लेंगे उसमें एक आइसोटोप है जिसका नाम है यूरेनियम 235। ठीक है, ये चार्ट ध्यान में रखो, इसके ऊपर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, यूरेनियम 235 नाम का एक आइसोटोप्स है। तो वो किस, उसका काम क्या है, उसका यूज क्या? हमें यूजेस पढ़ रहे हैं, उसका यूज क्या है बच्चे? उसका यूज है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमें किस लिए मदद आता है वो? हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने में वो काम में आता है। कौन? यूरेनियम 235। उसके बाद है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 अगर किसी को कैंसर हुआ होगा, कैंसर हुआ होगा तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या यूज करेंगे? कोबाल्ट 60 एलिमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आयोडीन 131। आयोडीन 131 किस में करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर मतलब यहाँ पर जो नेक है ना, नेक यहाँ पर गांठ आ जाती है बड़ी सी, यहाँ पर बड़ी सी गांठ आ जाती है, उसको क्या बोलेंगे अपन? गॉइटर। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या दवाई यूज करेंगे? तो आयोडीन 131 आइसोटोप सब यूज करेंगे, सॉरी। उसके बाद है कार्बन 14। कार्बन 14 मतलब क्या होता है? फाइंड आउट द एज ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। अगर सपोज अपने को एक पत्थर मिला होगा या फिर एक सोने की मूर्ति अगर जमीन से नीचे अपने को मिली रहेगी, तो अपने को उसका एज मालूम मांगता है, वो कितने साल पुरानी है, ये कैसा पता चलेगा? तो वो कार्बन 14 की मदद से उसको अपन कर सकते हैं, जिसको अपन कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। कार्बन 14 भी बोलते हैं या फिर कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये किस काम में आता है? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का एज फाइंड आउट करने में। एज मतलब ये जो चीज है, ये जो मूर्ति है, ये कभी बनाई हुई है, कितने साल पहले की है, वो अपने को फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे पता चलेगा? कार्बन 14 की मदद से। डायनासोर्स भी थे या नहीं थे, ये अपने को कैसा पता चला?
ये भी कार्बन 14 की मदद से अपने को पैसा पता चला। हमें कुछ कुछ हड्डियां मिली थी, हड्डियों की मदद से हमने क्या किए थे, हड्डियों की मदद से हमने फाइंड आउट किया था कि ये जो हड्डी है कितने साल पुरानी है, विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बन 14। समझ में आ गया? ओके। दूसरा है सोडियम 24। सोडियम 24 क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन अंडरग्राउंड पाइप्स। ठीक है, अगर अंडरग्राउंड में जो कुछ भी पाइप्स होंगे वहां पर क्रैक कहाँ गए वो कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ सोडियम 24। समझ में आ गया? ओके। ये वापस बोल रहा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो तुम, मैं साइड में भी खड़ा हुआ वैसे। ये आपको आने वाला एग्जाम में इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए बच्चों लोग इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया? ओके। अब नया टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे सस्ता काम क्या, देखो बोल रहा हूं तुम, एटॉमिक एनर्जी का कन्वर्जन, एटॉमिक एनर्जी का कन्वर्जन तुमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी में करना है। एटॉमिक एनर्जी को क्या करना है? तुमको कन्वर्ट करना है। किसने करना है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है। वो सबसे बड़ा बेसिक काम है किसका? न्यूक्लियर रिएक्टर का। समझ में आ गया? न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है? एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी यानी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर सिंपल भाषा में बोलो इलेक्ट्रिसिटी में उसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? ओके। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा वो अपन देख लेंगे। ठीक है, अगर सपोज बच्चे लोग ये होगा विद द हेल्प ऑफ यूरेनियम, कौन सा? यूरेनियम 235 से। क्या होगा? किससे होगा ये? यूरेनियम 235। ठीक है, कौन से आइसोटोप से होगा? यूरेनियम 235। मैंने यहाँ पर भी लिखा था यूरेनियम 235 क्या काम करता है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या करेगा वो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों लोग, अपन न्यूट्रॉन्स ले लेंगे। देखो एकदम सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, क्या करने का अपने को? सबसे पहले न्यूट्रॉन्स ले लेने का है। न्यूट्रॉन्स अगर मैंने ले लिया और ये न्यूट्रॉन्स अगर मैंने यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड कर दिया, बम्बार्ड कर दिया मतलब फेंक के मार दिया सिंपल भाषा में। ठीक है, क्या किया मैंने? न्यूट्रॉन्स ले लिया। ये न्यूट्रॉन्स को मैं क्या करूंगा? न्यूट्रॉन्स को क्या करूंगा? यूरेनियम के ऊपर मैं बम्बार्ड कर दूंगा। बम्बार्ड कर दूंगा मतलब उसके ऊपर मैं फेंक के मारूंगा। उसके ऊपर बच्चे लोग फेंक के मारने के बाद फिजन होगा। ये क्या होगा? ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या होगा? ये थोड़ा ऐसा ब्रेक होना, देखो ब्रेक होना, ये क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेक होना मतलब क्या होता है? फिजन, फिजन होना। फिजन होना मतलब फूट जाना, 2 पार्ट में वो ब्रेक होने को स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन्स को मैं अगर यूरेनियम के ऊपर मारूंगा, यूरेनियम के ऊपर मारने के बाद क्या होगा? फिजन होगा। फिजन मतलब क्या? ब्रेक डाउन। क्या होगा? ब्रेक डाउन। गाड़ी का ब्रेक डाउन है भाई यार, ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना, अलग अलग होना। ठीक है, थोड़ा अलग अलग होना वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर फाइनली आपने को क्या होगा? एक पार्ट अलग होगा और ये दूसरा पार्ट अलग होगा। तो एक पार्ट होगा वो किस चीज का होगा? वो होगा क्रिप्टॉन का, और दूसरा पार्ट होगा वो बन जाएगा बेरियम का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है क्या हो गया? वापस बोल रहा हूँ, देखो न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम के ऊपर मार दो। न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम के ऊपर मारने के बाद फिजन होगा। फिजन होगा मतलब ब्रेकडाउन होगा। तो 2 चीजों में वो ब्रेकडाउन होगा। कौन से? एक होगा क्रिप्टॉन और एक होगा बेरियम। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ओके। जब बच्चे लोग ये ब्रेकडाउन होता है, जब फिजन होता है, ये दोनों ब्रेकडाउन होते हैं, तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी निकल जाती है। ठीक है, बहुत सारे अमाउंट ऑफ क्या होगी? तुमको एक्स्ट्रा एनर्जी निकल जाती है। ठीक है, बहुत सारे तवा, गरम तवा ले लो, गरम तवे के ऊपर पानी मार दो, सगे से वाफ आ जाती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना अभी अपनी। तो यहाँ पर भी क्या होता है? ये जब ब्रेकडाउन होता है यूरेनियम का, क्या होता है? ब्रेकडाउन होगा। यूरेनियम जब ब्रेकडाउन होगा तो बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल जाएगी। एक क्रिप्टॉन तो बनेगा, बेरियम तो बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल जाएगी। यानी कि सब गरम 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 वातावरण होगा। एनर्जी मतलब तुम उसको हीट भी बोल सकते हो। पूरे हीट के फॉर्म में वो एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो ये जो हीट जो प्रोड्यूस हो गई है भाई, उसको ठंडा तो करना है, कूलेंट डालने ना। गाड़ी गर्म हो गई तो उसके अंदर कूलेंट डालते हैं अपन। तो ये जो हीट जो प्रोड्यूस हो गई है उसके अंदर क्या करेंगे? देखो यहाँ पर ले लेता हूं मैं, ये जो एनर्जी आ गई है आपकी, एनर्जी आ गई है, जो हीट जो प्रोड्यूस हो गई है, इसके ऊपर तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग? इसके ऊपर तुमको वाटर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? इसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा। पानी डालने से क्या होगा? ये जो हीट है वो क्या हो जाएगी? सेटल हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा। लेकिन पानी डालने के बाद होगा क्या? पूरा स्टीम हो जाएगा। स्टीम, स्टीम मतलब क्या?
पूरा धुआं हो जाएगा, धुआं। जैसे प्रेशर कुकर का अपन जो सीटी ऊपर करते हैं, कैसे पूरा प्रेशर बाहर आता है, वैसे पूरा स्टीम बाहर आएगा, स्टीम बाहर आएगा, पूरा प्रेशर बाहर आएगा। और ये प्रेशर की मदद से, ये स्टीम की मदद से जो टरबाइन होता है, वो टरबाइन घुमाया जाता है और उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टीम जो होती है उसके वजह से क्या हो जाता है, टरबाइन घुमाया जाता है, और टरबाइन घुमाने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये समझ लो, क्रोनोलॉजी समझो भाई लोग। देखो वापस बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इधर न्यूट्रॉन्स लेने का, न्यूट्रॉन्स क्या करने का, यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड कर देने का। यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड कर देने के बाद फिजन होगा। फिजन होने के बाद तीन चीजें मिलेंगी। फिजन मतलब ब्रेकिंग डाउन। फिजन होने के बाद तीन चीजें मिलेगी। कौन सी तीन चीजें? एक मिलेगा क्रिप्टॉन, एक मिलेगा बेरियम, और एक मिलेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये जो हीट मिला है उसको ठंडा करने का है। ठंडा करने के लिए उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद स्टीम निकलेगा, धुआं निकलेगा, स्टीम निकलेगा, पानी का सबसे प्रेशर सा वेपर निकलेगा। तो वो वेपर की मदद से टरबाइन घुमाया जाता है, और टरबाइन अगर घूमेगा तो भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसके मदद से अपन क्या करेंगे, यूरेनियम मतलब एटॉमिक एनर्जी से अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दी, प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक लास्ट टाइम रिवाइज, फिर आज का टॉपिक खत्म। देखो यहां पर मैं वापस बोलूंगा, क्या क्या अपन ने सबसे पहले न्यूट्रॉन्स लिया, यूरेनियम 235 के ऊपर अपन ने क्या किया, उसको बम्बार्ड किया। बम्बार्ड करने के बाद फिजन हुआ। क्या हो गया? बम्बार्ड करने के बाद क्या हो गया, फिजन हुआ। फिजन मतलब ब्रेक डाउन। उसके बाद अपने को दो चीजें मिली, एक पहला मिला क्रिप्टॉन, दूसरा मिला अपने को बेरियम, और इसके साथ साथ अपने को एक चीज मिली जो कि है हीट। ठीक है, हीट मिली। तो ये हीट को ठंडा करने के लिए मैंने इसके ऊपर डाल दिया पानी, वाटर डाल दिया। पानी जैसे डाल दिया तो उससे बन गया स्टीम। स्टीम जैसे ही बन गया तो क्या होगा, वो टरबाइन को घुमाएगा। टरबाइन को घुमाने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अपने को मिलेगी। अब ये टेक्स्ट बुक में तुमको ऐसा नहीं दिया, टेक्स्ट बुक में बहुत अलग अलग दिया है, लेकिन मैंने तुमको एकदम सिंपल भाषा में समझाया बच्चों लोग। समझ में आ गया? ये सीक्वेंस समझ में आ गया, क्रोनोलॉजी एक बार ये समझ लो। ओके, और दो चीजें बच्चों लोग ध्यान में रखने का इसके अंदर। तो वो दो चीजें क्या है, पहला चीज है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है बच्चों लोग? मॉडरेटर मतलब अगर वो न्यूट्रॉन से, ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन इसके ऊपर क्या करने का अपने को, न्यूट्रॉन जो है बच्चे लोग, ये जो न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स यूरेनियम के ऊपर मारने का है। तो उसकी स्पीड अगर मेरे को कंट्रोल करने की, कम करने की या फिर ज्यादा करने की, तो उसलिए मेरे को क्या मांगता है, मेरे को मॉडरेटर मांगता है। क्या मांगता है? मेरे को मॉडरेटर। यहाँ पर क्या है, कंट्रोल्स स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कंट्रोल्स स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मेरे को कितने स्पीड से न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर मारने का है, वो कंट्रोल कौन करेगा, वो मॉडरेटर कंट्रोल करेगा बच्चे लोग। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा है तुमको कंट्रोलर। कंट्रोलर, अभी कंट्रोलर क्या करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ये करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, कंट्रोल्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कंट्रोल्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या होगा, कि ऊपर तो उसने उसकी स्पीड कंट्रोल किया, लेकिन नीचे कंट्रोल क्या करेगा, अगर सपोज 100 न्यूट्रॉन्स में मार रहा, 100 न्यूट्रॉन्स में यूरेनियम के ऊपर मार रहा, लेकिन मेरे को 100 नहीं मारने के, मेरे को 40 मारने के, तो 100 का क्या करने का, 40 करने का, मेरे को 40 न्यूट्रॉन्स मारने के। तो उसके लिए क्या होगा, मैं कंट्रोलर यूज करूंगा। कंट्रोलर क्या काम करेगा, ज्यादा न्यूट्रॉन्स अगर जा रहे रहेंगे तो उसके जगह पे कम न्यूट्रॉन्स जाने के। मॉडरेटर क्या करेगा, मॉडरेटर उसकी स्पीड चेक करेगा। समझ में आ गया? दोनों का मतलब समझ में आ गया। तो अभी इंडिया में भी ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर है, ऐसे नहीं कि इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है बच्चे लोग। इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है। कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है? 22 से बहुत ज्यादा हो गए। पाकिस्तान में 2 ही है, एक ही है शायद से। वैसे पाकिस्तान के साथ बराबरी है भी नहीं अपनी, लेकिन समझ लो 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है 8 जगहों पे, 8 प्लेसेस पे। ठीक है, इंडिया पे क्या है, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है, अलग अलग 8 जगहों पर रखे हैं। तो उसमें महाराष्ट्र में है क्या भाई, है ना, अजय महाराष्ट्र क्या है, पूरा मुंबई में अपने रखे ले। सबसे पहला न्यूक्लियर जो है मुंबई में अपने एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, 8 जगहों में से किधर है, मुंबई में न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसका नाम क्या, अप्सरा। क्या नाम है उसका, अप्सरा। और ये फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था। क्या था ये अपना, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था अपना ये। ठीक है, समझ में आ गया कि ये अपना फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था। कहां पर बनाया, कहां पर रखा है उसको,
मुंबई में रखा है। और ये कब बनाया था अपन ने? ये बनाया था अपन ने 4 अगस्त 1986 में। ठीक है, इसको कब बना था अपन ने? 4 अगस्त 1986 में। अब ये मुंबई में किधर रखेला है? मरीन ड्राइव पे रखेला है क्या? वानखेड़े स्टेडियम पे रखेला है क्या? नहीं, तो ये मुंबई में रखा है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, BARC, बार्क बोल सकते हैं उसको, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में उसको रखा है। ठीक है, समझ में आ गया भाई लोग? तो एकदम ही सिंपल सा टॉपिक था। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लास्ट वाला। जो कुछ भी बोर्ड पे तुमको दिखाई दे रहा है वो एग्जाम में जरूर आएगा। आइसोटोप्स की डेफिनेशन एग्जाम्स में आ सकते हैं, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स आ सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर भी आ सकता है, या फिर ये जो मैंने अभी जो लिखा है ये 1 मार्क के लिए MCQ में जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको एकदम प्रिपेयर करके जाओ। तो बच्चे लोग, हमने आपका सारा टॉपिक खत्म कर दिया है। ठीक है, पूरा चैप्टर अपना खत्म हो गया है। ठीक है, हमारा यूट्यूब पे अगर तुमको पसंद आ गया तो लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो। वो तो है ही, लाइक तो तुम करते नहीं, सब्सक्राइब तो करो। देखो, और बहुत सारे वीडियोस हम डालने वाले हैं। ज्ञान सागर एकेडमी का ऑफिशियल मोबाइल ऐप भी है हमारा, आप वहां पर जाके ऐप डाउनलोड कर दो। उसके ऊपर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स भी दिखेंगे। ठीक है, ये जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, हमारे हैंड रिटन नोट्स हमने ऐप के ऊपर PDF फॉर्म में डाले हैं, तो वहां पर से आप देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है बच्चे लोग, कोई भी पैसे भरने की जरूरत नहीं है। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक भी डाले हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।